गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई दिनों बाद आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हुई है। कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था हाउ टू टेक लॉग, और आज हम अपनी जो स्टडी है वो एक्सटेंड करेंगे विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और ग्रुप 15 में हमने स्टार्ट किया हुआ था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। टुडे वी स्टडीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15। देखिए ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहला जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाइड्राइड। देखिए हाइड्राइड्स क्या होता है। हाइड्राइड मतलब वो किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है देन दीज आर नोन एज हाइड्राइड्स। ठीक है, तो इसका जर्नल फॉर्मूला है EH3। ई का मतलब एलिमेंट, H मतलब हाइड्रोजन। किस तरीके से, जैसे देखिए आप, नाइट्रोजन N2 प्लस H2। ठीक है, नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, एज वी नो इट फॉर्म्स NH3। क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया। ठीक है, इट इज़ हाइड्राइड। सिमिलरली फास्फोरस P4 अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है PH3, फॉस्फिन। अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह से आर्सेनिक है, बिस्मत है, एंटीमनी है, ये भी क्या बनाते हैं? दे आल्सो फॉर्म हाइड्राइड्स। तो हम क्या कह सकते हैं? दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। किस तरह के हाइड्राइड हैं? सारे के सारे कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे किससे बने हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, देखिए जो भी ये हाइड्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि हम जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसमें जर्नली प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे। जैसे पहली है इसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब क्या है? क्या ये स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो हम क्या कहेंगे? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी, अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से, अगर आप एक एरो का साइन डाउनवर्ड लगाते हो, मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी? डिक्रीज़ होती रहेगी। देखिए क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि हमें पता है, ठीक है, जैसे ही आप क्या है ग्रुप में जाते हो तो एज वी नो जो साइज़ है ना वो इस तरीके से इंक्रीज़ होता है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से ये क्या है, जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो इंक्रीज़ होती रहेंगी। नंबर ऑफ़ शेल्स अगर इंक्रीज़ होती हैं तो हम क्या कहते हैं? वी कैन से द साइज़ इट इज़ आल्सो इंक्रीज। जितना साइज़ बढ़ेगा ना, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही ईजिली से हम क्या है बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन क्या है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता रहेगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो व्हाट वी कैन से क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी इट आल्सो डिक्रीजेस। तो आप क्या रीज़न दोगे क्यों थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई? बिकॉज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। ओके, आया समझ में? देखिए नेक्स्ट है अब, तो ये हमेशा याद रखोगे, कहीं पर भी अगर थर्मल स्टेबिलिटी आती है तो आप यही रखोगे, जितना साइज़ अगर डाउन द ग्रुप होगा, बड़ा होगा, तो ये भी डिक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट है देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर, अब रिड्यूसिंग करेक्टर हम पढ़ते हैं, जो क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज़ होता रहेगा डाउन द ग्रुप। अब इंक्रीज़ क्यों हुआ? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि सेम है डिक्रीज़ इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना ही आसानी से क्या है, आप कम एनर्जी देकर ईजिली जो है वो बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। तो मीन्स जितना आसानी से आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो उतना ही रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा? इसका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, बट NH3 के अलावा ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर, क्योंकि NH3 का साइज़ क्या है इन कंपैरिजन टू अदर? स्मॉल है। ठीक है, NH3 अमोनिया का जो साइज़ है दूसरों के कंपैरिजन में क्या है? स्मॉल है। तो सिवाय अमोनिया के ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बेसिक करेक्टर, देखिए बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। इसके पीछे भी मैंने रीज़न लिखा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे हम देखते हैं ना, जितना साइज़ बढ़ता रहेगा, ठीक है, उतनी ही जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है? फास्फोरस। तो इन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो उतना ही डिक्रीज होती रहेगी। अब बेसिक करेक्टर का इससे क्या रिलेशन है? देखिए साइज से,
टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब जितना साइज बढ़ता रहेगा ना उतना ही वो क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो घटती रहेगी। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिक हैं। बट अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते तो डाउन द ग्रुप जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी। और क्यों हो रही है, क्योंकि अगर साइज़ छोटा होता तो दे आर बेसिक, ठीक है, बट यहाँ पर साइज़ क्योंकि बढ़ रहा है तो वी कैन से बेसिक करेक्टर इट विल डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही अगर कम हो जाती है तो किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएंगे, दे कांट डोनेट। ओके, तो यहाँ पर दिस इज़ द ट्रेंड, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता रहेगा, ये इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब साइज़ जितना बड़ा है उतना ही जो बेसिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट का देखिए रिलेशन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉस्फीन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के केस में फॉस्फीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद आप देखते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। आफ्टर फॉस्फीन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, देखिए, क्योंकि हमें पता है आर्सेनिक है, एंटीमनी है या बिस्मथ है, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। इनके कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्राइड्स की। थर्मल स्टेबिलिटी हुई, समझ आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन ड्यू टू इंक्रीज, और रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास एंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट है देखिए हेलाइड्स। हेलाइड्स किस तरीके से बनते हैं, अगर कोई हेलोजन से कंबाइन करता है, जैसे नाइट्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन N2+Cl2, ठीक है, अगर ये कंबाइन करते हैं फॉर्म्स NCl3, क्या बना दे, अगर इसका ये हेलाइड बनाते हैं। जर्नली हेलाइड की टाइप क्या है, EX3, E मतलब एलिमेंट, X का मतलब हेलाइड 3, ठीक है। जैसे आप देखते हो PCl3 है या PCl5 है, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड है, पर जो नाइट्रोजन का ट्राइब्रोमाइड है या ट्राईआयोडाइड, ये दे आर नॉट स्टेबल ड्यू टू देयर साइज, हम कह सकते हैं। ऑल आर रेस्ट, बाकी जो भी होंगे इनके अलावा दे आर स्टेबल, ठीक है। और आसानी से इनका हम हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब इनके अंदर हम वाटर की एडिशन कर सकते हैं। अब ये पेंटा हेलाइड भी बनाते हैं। पेंटा हेलाइड मैंने कहा जैसे PCl5, ठीक है, दे आल्सो फॉर्म पेंटा हेलाइड्स। अब पेंटा हेलाइड का जर्नल फार्मूला क्या होगा, EX5, E मतलब एलिमेंट, X का मतलब हेलाइड, 5 बॉन्ड बनाते हैं। पर नाइट्रोजन नहीं बना सकता, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, स्मॉल है, और इसमें क्या है, कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ओके। बट एक और यहाँ पर रीज़न आता है, जो क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग ही आएगी, बिस्मथ भी पेंटा हेलाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम देखते हैं ना, सबसे जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, इट विल शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +2 यूनिट क्या होगी, लेस होगी। पेंटा हेलाइड की जो जर्नल हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d, और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ओके, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, ये जो हेलाइड्स हैं या हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी हैं इनको नोट डाउन करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।